नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा स्टील। आप सभी ने इस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी स्टील को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसमें कुछ रॉ मटेरियल वाले प्रोडक्ट्स भी आते हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स भी है, ये जो कंपनी सेल करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज की हम बात करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, कौन से प्रोडक्ट्स ये कंपनी सेल करती है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम फिर इस स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर जाएंगे। हम देखेंगे चार्ट्स में कैसी क्या इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, इसके जो प्राइस हिस्ट्री है हम उसको देखेंगे, रिसेंट में कौन सी न्यूज़ है हम उसको देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा, आपको बताऊंगा कि अभी टाटा स्टील में कोई बाइंग पोजीशन है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर मैं बात करूं टाटा स्टील की, तो इनके जो प्रोडक्ट्स रेंज हैं वो उसको हम देखने के लिए इसकी वेबसाइट पे आ गए हैं। ये टाटा स्टील की वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने लिख के रखा है वी केटर दीज प्रोडक्ट सेगमेंट। तो एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स, एनर्जी एंड पावर, इंजीनियरिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग, ये सारे जो रेंज है, मतलब ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। और अगर मैं बात करूँ इनके प्रोडक्ट्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिबार लिखा है, जिसको हम सरिया बोलते हैं, यानी कि टीएमटी के जो सरिये रहते हैं वो बनाती हैं ये। जो कॉइल्स रहती हैं, कोटेड कॉइल्स, वो बनाती हैं ये। ट्यूब्स बनाती हैं, यानी कि पाइप्स बनाती हैं। हॉट रोल्ड, जो भी आपके रॉ मटेरियल वाला जो एकदम रॉ स्टील रहता है वो बनाती हैं ये। वायर रॉड्स बनाती हैं, जिसको हम हिंदी में तार कहते हैं। तो प्रोडक्ट रेंज अच्छी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है ये कंपनी स्केल पे काम करती होगी, जिसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ है। अगर मैं इनके ऑपरेशंस की बात करूँ इंडिया के बाहर, तो ये यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया यानी कि नीदरलैंड्स में और अपना यूरोप में इनके ऑपरेशंस हैं इंडिया के अलावा। मतलब इंडिया के अलावा इनके जो फैक्ट्रीज़ हैं वो नीदरलैंड और यूरोप में है। बाकी एक्सपोर्ट तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ में करते हैं। ये बात तो हो गई इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। अब अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के करंट प्राइस की, तो वो 568 रुपीज़ है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो ये 61,000 करोड़ रुपीज़ है। और अगर हम एक नज़र छोटी सी की मैट्रिक्स पर डालें, तो जो पी रेशो है वो 43 का है। ये देख के हमें थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा कि क्योंकि सेक्टर का पी रेशो मात्र 24 का है। लेकिन अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू को कंपेयर करें, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो को, तो ये सिर्फ 0.89 का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो ये दिखा रहा है कि स्टॉक अभी चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और अगर आप टिकर टेप की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को भी देखें, तो यहाँ पे भी ये दिखा रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और करंट प्राइस अभी कम है इस स्टॉक का। अब ये पी रेशो 43 का क्यों है, ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और अब अगर मैं इसकी टिकर टेप की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में देखूँ, तो जो एफडी से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स इस स्टॉक ने नहीं दिए हैं। डिविडेंड अच्छा देता है, ऐसा ये दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। और जो इनका टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है एंट्री पॉइंट, उसके हिसाब से ये स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में है, तो यहाँ पे बाइंग दिख नहीं रही है। और अगर मैं रेड फ्लैग्स की बात करूँ, तो कोई भी रेड फ्लैग नहीं है इस स्टॉक में। कोई एएसएम जीएसएम लिस्ट में नहीं है, ज़्यादा डेट नहीं है, तो जो डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी है वो भी लो है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के प्राइस रिटर्न्स के बारे में, हिस्ट्री में कैसे रिटर्न्स दिए हैं। वन डे के जो रिटर्न्स हैं वो 5% अप हैं एज ऑन आपका 26 नवंबर 2020। अगर मैं वन वीक की बात करूं, तो जो रिटर्न्स हैं वो 5.18% रहे हैं। अगर मैं वन मंथ की बात करूं, तो स्टॉक जो है वो 28% अप रहा है। दोस्तों, हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो रिटर्न्स हैं वो 28% क्यों है, वन मंथ में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है। अगर हम वन ईयर की बात करें, तो जो रिटर्न्स है वो 34% है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने जो लो है वो 250 रुपीज़ का बनाया था, और अभी जो हाई है वो 571 रुपीज़ का इसने बनाया है। तो यहाँ से तो ये स्टॉक जस्ट डबल हो चुका है पिछले 6 महीनों में। तो हमें देखना पड़ेगा कि पिछले 6 महीनों में ये स्टॉक डबल क्यों हुआ, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर मैं 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करूँ, तो जो रिटर्न्स है वो 177% है। और अगर मैं मैक्सिमम पे देखूँ, तो जो रिटर्न्स हैं वो 575% है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ये जो स्टॉक है ये पिछले कुछ समय से इतना बढ़ क्यों रहा है। इसके लिए हमें रीसेंट न्यूज़ को देखना पड़ेगा। और जो रीसेंट न्यूज़ है मैंने ईटी प्राइम से देखी, तो उसमें मुझे समझ में आया कि जो इनके यूरोप के ऑपरेशंस हैं टाटा स्टील के,
उन्हों वहाँ पे जो है स्टील की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से जो है इनके जो मार्जिन्स हैं वो बढ़िया होने वाले हैं। ज़्यादा स्टील बिकेगा तो ज़्यादा मार्जिन्स इनके रहेंगे। यहाँ न्यूज़ में लिखा है कि जो यूरोप जो है बहुत क्रूशियल बन गया है टाटा स्टील के लिए, क्योंकि जो है आपका लॉकडाउन होने के बावजूद भी स्टील की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई है नहीं, फैक्ट्रीज खुली नहीं थी तो सप्लाई है नहीं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टाटा स्टील के यूरोप के ऑपरेशंस हैं वहाँ पे उन्होंने कार्बन स्टील के प्राइजेस बढ़ा दिए हैं। दोस्तों ये स्टील का एक टाइप होता है कार्बन स्टील, तो इससे जो है इस कंपनी के मार्जिन्स पे फ़र्क पड़ने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने ईटी प्राइम पे देखी थी। और दोस्तों साथ ही में जो क्रूड ऑयल के प्राइजेज़ हैं वो भी कम हो गए हैं, तो स्टील बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो गई है। और साथ ही में इन्होंने स्टील के अपने रेट्स भी बढ़ा दिए हैं इंडिया में भी और यहाँ यूरोप में भी बहुत सिग्निफिकेंटली। तो इनके जो मार्जिन्स हैं उन पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा मार्जिन्स रहेंगे इनके, क्योंकि अभी स्टील की जो आप कह सकते हैं इतनी सप्लाई है नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन इतना नहीं है। ये बात तो हो गई हमारी रिसेंट न्यूज़ के बारे में, इसी की वजह से जो है स्टॉक इतना बढ़ रहा है। अब हम चलते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनके FY 2020 के रेवेन्यूज़ हैं वो 1,42,000 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पे है, आप इनकी नेट इनकम देख सकते हैं FY 2020 की बस 1500 करोड़ के आसपास रही है। वही FY 2019 की जो नेट प्रॉफिट है वो 10,218 करोड़ रहा है। यानी कि जो इनकी नेट इनकम है वो 85% सीधा सीधा डाउन हो गई है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो नेट इनकम है वो सीधा 84.76% डाउन हो चुकी है। और FY 18-19 में भी जो है इनकी नेट इनकम बहुत डाउन हो चुकी है। इसलिए आप देखेंगे कि FY 18 FY 19 ये जो 2 साल हैं इसमें स्टॉक बहुत डाउन रहा, लेकिन अभी अभी ऊपर जाना इसने शुरू कर दिया है। उसका रीज़न है इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वार्टरली इनकम इनका स्टेटमेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं कि सितंबर 2019 में ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी 3,405 करोड़, लेकिन दिसंबर 2019 और मार्च 2020 ये जो क्वार्टर्स थे इसमें इस कंपनी ने लॉस किया। एक क्वार्टर में 1,000 करोड़ का लॉस किया, मार्च 2020 का जो क्वार्टर है उसमें 1400 करोड़ का लॉस किया, और जो जून का क्वार्टर है उसमें -4,416 करोड़ रुपए का लॉस किया। इसी वजह से जो है ये स्टॉक डाउन जा रहा था। लेकिन अभी जो इनकी सितंबर की अर्निंग आई उसमें इस कंपनी ने 1500 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट दिखाया अपने इनकम स्टेटमेंट्स में। इसी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 135% का अप हमें देखने को मिल रहा है, जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। इसी वजह से टाटा स्टील का शेयर पिछले कुछ समय से इतना ज़्यादा उछल रहा है, क्योंकि मार्जिन्स जो हैं वो अच्छे हो गए हैं और जो डिमांड है स्टील की वो बढ़ी है। ये बात तो हो गई हमारे इनकम स्टेटमेंट के बारे में। अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 250 रुपये का लो इसने बनाया था आपका 3 अप्रैल 2020 में, और यहाँ से जो ये चढ़ना शुरू हुआ है तो ये 568 रुपीज़ 40 पैसे पे अब जाके ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इसने गोल्डन क्रॉसओवर और ना जाने कौन कौन सी चीज़ों को ब्रेकआउट दे दिया है। सारे आपका बोलिंजर बैंड और जो भी ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उन सबको ये ब्रेकआउट दे चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम्स हैं वो भी बहुत हाई रही हैं। यहाँ पे जो इसकी रीसेंट अर्निंग आई थी तो उसमें एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम थी, और जो अर्निंग्स मतलब जो इन्होंने रिपोर्ट करी उसमें और एक्सपेक्टेशंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। इसी वजह से जो है ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है जल्दी में। तो दोस्तों इस लेवल पे तो मुझे कोई बाइंग यहाँ दिखती नहीं है, लेकिन अगर टाटा स्टील का शेयर आपके पास है तो आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ इनके लॉन्ग टर्म की, तो देखिए दोस्तों मुझे लॉन्ग टर्म में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में दिखती नहीं है, क्योंकि जो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो बहुत ही बेकार रहे हैं पिछले कुछ समय से। बहुत लॉस मेकिंग रही है कंपनी, जो भी इनके रेवेन्यूज़ हैं वो बिल्कुल स्टेबल नहीं रहे हैं ओवर द ईयर्स। ये बस अभी अभी प्रॉफिट करना इन्होंने शुरू किया है, इसलिए शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में बने रहना चाहते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी रखे हुए हैं तो आप होल्ड करिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बाइंग मुझे नहीं दिखती और लॉन्ग टर्म में तो मुझे कोई बाइंग ज़रा सी भी नहीं दिखती। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस आज का टाटा स्टील के ऊपर।
कमेंट करके बताइएगा नीचे कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।